तो देखिए ये पेपर है आपका 2021 का, पेपर 1 है सीडीपी का। तो इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली पिछले 2 दिनों से, उसी की तरफ हम चलते हैं। तो विकास के विषय में कौन-सा कथन सही नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपने इनमें से एक ऑप्शन को टिक करना है, ठीक? तो सर सी विकास ऑप्शन। ऑप्शन क्या बोला आपने? सी, वेरी गुड, ठीक है। यस सर। हाँ, देखो विकास क्या है? आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ लें, उसके बाद ही इसका आंसर दें। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है। विकास ऐतिहासिक ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है बिल्कुल, ठीक है। विकास एक आयामी है। आपका माइक अनम्यूट है किसी का, उसे प्लीज़ म्यूट कीजिए। विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये विकास का एक सही कथन नहीं है। विकास बहुआयामी होता है, आप जानते ही हैं विकास के कौन कौन से आयाम हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया है। विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल होता है, ठीक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है? देखो कल भी ये प्रश्न आप देख रहे थे, 2018 वाले में आया हुआ था ना, आज भी ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सी अवस्था में होता है बताओ? वस्तु स्थायित्व, बोलो। सेंसरी मोटर। बिल्कुल, सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी प्रेरक लिखा हुआ है इन्होंने, है ना? पूर्व संज्ञानात्मक लिख रखा है, गलत है ये। देखो मैं आपसे कह रहा था ना, इससे पहला भी प्रश्न गलत था इसका, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व कहाँ होता है? पहली अवस्था में होता है। पहली अवस्था कौन सी है इसकी? ये है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास पेपर आते हैं उनमें ऑप्शन हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं है। इसमें ऑप्शन बी दिया है इसने, राइट। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः क्या कहलाती है? तो ये तो आप बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये किशोरावस्था होती है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अपना दिमाग लगाना है आपने। अगर कोई प्रश्न का ऑप्शन गलत भी दिया हुआ है इसमें, तो खुद सोचिए कि वो सही है या गलत है, ठीक है। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताओ? काल्पनिक प्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितने कि वे स्वयं। बिल्कुल, ऐसा ये सोचते हैं। किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। बिल्कुल, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं, ठीक है। कि उनको लगता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ तो सबको मैं अच्छा ही लगता हूँगा। ये पहला वाला बोल रहा है। दूसरे वाले बोल रहा है कि वो अपने आप को बाकी लोगों से बड़ा भिन्न समझता है, ठीक है, ओके। और ये मानता है कि जो सामने वाला है वो भी कुछ वैसा ही सोचता है जैसा मैं सोच रहा हूँ। ये इसका अर्थ है। व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो, क्योंकि ऑप्शन ए और बी सही हो चुके हैं, तो सी तो सही है या ऑटोमेटिकली। बट जब दो ऑप्शन सही होते हैं कहीं पर, तो और नीचे उपरोक्त सभी लिखा हो, तो आप उपरोक्त सभी की तरफ जाया करो, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो हमने पढ़ा नहीं है डिजीज़, ठीक है, तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा आप लोगों से। मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश का समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। फिर से, क्योंकि ये डिस्कशन हमारा नहीं हुआ है जिस पर, उस पर हमको देखना भी नहीं है प्रश्न। और ये आपसे भी मैं बोलूँगा कि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं उनको अभी बिल्कुल ना करें आप, ठीक। निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? तो देखिए, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, बिल्कुल है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी। हाँ बिल्कुल। निम्नांकित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अब औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, ये सब आप लोग को मैंने
परसों की क्लास में शायद डिस्कस किया था, मुझे लग रहा है कहीं एक पेपर रिपीट ना हो गया हो, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने डिस्कशन किया भी था आपसे, जब औपचारिक मूल्यांकन आया था तो मैंने आपको औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा बताई थी पूरी, ठीक है। तो औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं होती है? वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, मानकीकृत नहीं होता, ठीक है, व्यवस्थित नहीं होता, तो इसकी तो कोई विशेषता है नहीं, इसमें परिवर्तनशील होता है। तो इसने शायद या तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है इसमें या पूछा गलत है, ठीक। देखो, अच्छा नहीं सर, ये आया है हाँ ठीक है ठीक क्वेश्चन। है ठीक है ठीक है, औपचारिक पूछा है इसने, मैं अनौपचारिक का सोच रहा था। औपचारिक जो होते हैं ना, औपचारिक मूल्यांकन क्या है? फॉर्मल इवैल्यूएशन। फॉर्मल इवैल्यूएशन को समझिए आप, आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम देख लो आप, तो बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे होते हैं? तो आप जानती हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी कि मानकीकृत होते हैं, ठीक है। तो मानकीकृत होते हैं। वस्तुनिष्ठता आप जानते ही हैं कि 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उन 10 बच्चों को प्रश्न दिए गए हैं, तो 10 के 10 को समान प्रश्न दिए जाएंगे, तो ऐसे प्रश्न दिए जाएं जिनके समान उत्तर हों, तो उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं हम, ठीक है। व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार पेपर आपके सामने आ गया है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, हाँ माफ़ी चाहूँगा आपसे, वो मैं औपचारिक की जगह अनौपचारिक सोच बैठा है इसको, राइट। तो ठीक है, परिवर्तनशील इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशीलता उसकी विशेषता नहीं होती, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, अभी इंटेलिजेंस थ्योरीज हमने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, तो इस पर तो मैं कोई चर्चा करूँगा नहीं आप लोगों से, बट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे बुद्धि के कई सारे सिद्धांत होते हैं, मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमने वही पढ़नी है, और स्पेशली आपको मैंने वीडियो तो उसका शेयर कर ही रखा है, तो कुछ उन्हें देखा भी होगा आप में से। बुद्धि का पहला सिद्धांत आपका एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी इसको हम बोलते हैं, मोनार्क थ्योरी भी कहते हैं, बिने का है। दूसरा द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन का है, तो ये क्वेश्चन पूछा है इसने, इसका आंसर चार्ल्स स्पीयरमैन है। फिर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, जिसको हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का है, ठीक है। गार्डनर का नाम आप पढ़ रहे होंगे, गार्डनर ने जो दिया है सिद्धांत उसको बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि वर्तमान में बहुत पूछी जाती है। और दूसरा स्टर्नबर्ग जो है उसने ट्रायर्किक थ्योरी दी है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी पूछा आता है, तो ये अभी पढ़ेंगे हम आगे, तो बताऊंगा आप लोगों को, हालांकि वीडियो मैंने शेयर किया तो आप उससे देख सकते हैं। अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? फिर से वही बात कि अभी आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनॉमी का वीडियो मैंने शेयर किया है, बट अभी मैंने अपनी तरफ से डिस्कशन नहीं किया है, और एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है उसमें आप लोगों को। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में आप लोगों को इतना जो जानकारी होती ही है कि 3 डोमेन ब्लूम ने बताए हैं, बीएस ब्लूम ने। पहला है आपका कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक, दूसरा है आपका अफेक्टिव यानी भावात्मक, और तीसरा आपका साइकोमोटर, इसको कोनेटिव भी कहते हैं, यानी कि क्रियात्मक। अब ज्ञानात्मक के अंदर 6 सब डोमेन होते हैं, ठीक है। वैसे ही भावात्मक और क्रियात्मक के अंदर भी 6 सब डोमेन होते हैं। ज्ञानात्मक के डोमेन तो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्या होते हैं? पहला नॉलेज यानी कि ज्ञान, मेमोरी, हाँ मेमोरी बेस्ड, ठीक है। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग, बोध। फिर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। फिर एनालिसिस, विश्लेषण। सिंथेसिस, संश्लेषण। देन इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक तो इसका आंसर नहीं होता ना, ठीक है। तो बचे कौन से? भावात्मक और क्रियात्मक। अब भावात्मक पक्ष के कौन कौन से सब डोमेन हैं ये आपको पढ़ने हैं, और क्रियात्मक पक्ष के कौन से सब डोमेन हैं ये आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये प्रश्न कम पूछे जाते हैं भावात्मक क्रियात्मक के, इसलिए मैंने ये अभी आप लोगों को बताया ही नहीं है। जब बताया नहीं तो उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? तो ये प्रश्न तो हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। तो आप जानते हैं पुरस्कार एवं दंड अभिप्रेरणा की प्रविधि है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, ठीक है। प्रत्यास्मरण, ये नवीनता में से एक इसका आंसर होगा, तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसे आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भेजें, राइट। नवीनता या सर प्रत्यास्मरण डी। है? डी, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि नवीनता भी अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति है। जब कुछ नया सीखने को मिलता है या कुछ नया हमारे साथ हो रहा होता है, अच्छा अच्छा तो वो हमको मोटिवेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्रत्यास्मरण तो आप जानते ही हैं कि वो मेमोरी का रहता है, ठीक है ना, मेमोरी में होता है आपका प्रत्यास्मरण। बच्चों के संवेगात्मक, और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे अभी, जैसे मैंने आपसे बोला कि सी और डी में से क्या आंसर है आप चैट बॉक्स में लिखो, तो प्लीज़ आप लोग आंसर मत दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और कह रहा हूँ कि चैट बॉक्स में लिखो आंसर, तो प्लीज़ कोई आंसर ना दे, और चैट बॉक्स में भी आप पर्सनली दे दो आंसर मेरे को, ठीक है। हाँ, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा कारक है बच्चों के संवेगात्मक विकास? क्या होता है बताओ ज़रा, बोलो। संवेग क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं ना, इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो शारीरिक, यस सर। हाँ, स्वास्थ्य एवं शारीरिक उपरोक्त विकास, सभी वेरी गुड। पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। उपरोक्त सभी मैंने क्या बोला आपसे, जब मैं कह रहा हूँ कि आंसर दीजिए तो आप लोग चैट बॉक्स में दीजिए ना आंसर, बोल के क्यों दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग भी तो सोचेंगे ना, बाकी लोगों को भी तो समय मिलना चाहिए सोचने का, राइट। अनुक्रिया जन्य अनुबंध किसे कहते हैं बताओ, मतलब रिस्पॉन्स बेस्ड जो कंडीशनिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम? तो आपने पढ़ा हुआ है ये, क्यों? लर्निंग थ्योरी का है भाई। एक होती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहा है स्किनर का, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बताओ ज़रा, चैट बॉक्स में आंसर दो इसका आप लोग, ठीक है। हेलो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय अनुबंधन, बी, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहिए या सक्रिय अनुबंधन कहिए, एक ही बात है उसकी। शास्त्रीय अनुबंधन तो क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब यहीं पर आपने नोटिस करना है, हिंदी में इसने नाम सक्रिय अनुबंधन ज़रूर लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में इसी का आंसर आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आत्म आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो बताओ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत, ये मतलब ये पूछ रहा है आपका मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी थी आप लोगों ने, नीड हिरार्की थ्योरी बाय एब्राहम मैस्लो, जिसमें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी था आपका, ठीक है। तो ये सेल्फ मास्लो एक्चुअलाइजेशन ही है। ये मैं हाँ, मास्लो का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? सेंसरी जो मेमोरी होती है किसे कहते हैं? तात्कालिक को ही बोलते हैं, ठीक है। लो, तात्कालिक को ही संवेदी स्मृति भी कहते हैं। आप लोगों ने मेमोरी अगर पढ़ा है, मुझे तो याद है कि मैंने पढ़ाया था करके, बाकी आप लोग बताइएगा, तो उसका आंसर आपका तात्कालिक हो जाता है, ठीक है। मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो नेचर वाइज अलग कैटेगरी में होता है ना। टाइम वाइज जो कैटेगरी उसकी होती है, उसमें आपका इमीडिएट, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, तीन नाम से होता है। इमीडिएट लिखा भी तात्कालिक मतलब इमीडिएट, अल्पकालिक मतलब कि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो तात्कालिक को ही संवेगी स्मृति कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये ऑलमोस्ट डेवलपमेंट और लर्निंग के जो क्वेश्चंस थे वो शायद कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और उतना ही हमने करना, उसके आगे नहीं जाना है हमको। ये जो टॉपिक पढ़े हैं नहीं हैं उन पर डिस्कशन अभी नहीं होगा। आप देखते हैं व्यक्तित्व वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछा रहे हैं, ये आपको बताइएगा बाद में, है ना। ठीक है, फिर थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बाकी कल की क्लास में फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि इन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, है ना। मिल रहा है तो आप लोग के साथ जो डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चन का, उससे आप नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। बाकी जो टॉपिक नहीं आता है तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिए, समझिए, एंड देन आंसर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।